कांग्रेस से मनोज रावत को टिकट मिल गया। बहुत सस्पेंस रखने के बाद भाजपा ने भी आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बना ही दिया। पूर्व विधायक वर्सेस पूर्व विधायक के इस मुकाबले में कौन फिर से विधायक बनने वाला है? भू कानून पर मनोज रावत ने क्या बम फोड़ दिया? धामी सरकार ने भू कानून पर क्या बड़ा महापाप किया है? कहां पर जमीनों की लूट हुई है? मनोज रावत के ये आरोप भी देखेंगे। यूकेडी के प्रत्याशी का नाम भी सामने आ गया है और पत्रकार त्रिभुवन चौहान भी चुनावी मैदान में है। अब अगली नजरें कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत दोनों पर भी होंगी। आइए बात करते हैं इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और केदारनाथ चुनाव की हर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए एक लंबे इंतजार के बाद नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान आखिरकार कर ही दिया है। टिकट देने में भाजपा को खासतौर पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन तो होना था, लेकिन 27 अक्टूबर की रात 10 बजे तक ये पता नहीं था कि नॉमिनेशन करेगा कौन। रात को भाजपा की तरफ से आशा नौटियाल के नाम का ऐलान भी आखिरकार हो ही गया और उससे पहले कांग्रेस ने मनोज रावत के नाम का ऐलान कर दिया था। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं केदारनाथ विधानसभा में। यहां टिकट देने में दोनों ही पार्टियों ने स्थानीय कैंडिडेट को वरीयता जरूर दी है। अब दोनों ही जगहों पर बड़े नाम हरक सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के नाम भी चलाए गए, लेकिन कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बद्रीनाथ मंगलौर में सबको समझ में आ गया कि भाई लोकल फॉर वोकल ही आखिर में काम आएगा। पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ने केदारनाथ से पूर्व विधायक रहे मनोज रावत को टिकट दिया है। ये काफी पहले से ही तय माना जा रहा था कि मनोज रावत कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और एक दिन पहले यानी कि जब ये नाम डिक्लेयर हुआ उससे एक दिन पहले पूरी तरह से बात तब साफ हो गई जब कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहते हैं। कांग्रेस ने काफी एकजुटता भी यहां पर दिखाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ साथ गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, मनोज रावत सभी के सभी एक मंच पर नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही साफ हो गया था कि मनोज रावत का नाम फाइनल हो चुका है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता वही थे। मनोज रावत ने भू कानून को लेकर के धामी सरकार पर काफी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकट और चुनावी चर्चा से पहले जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। मनोज रावत वो एकमात्र विधायक हैं जब 2018 में भू कानून में बदलाव किए जा रहे थे तो मनोज रावत ने ही विधानसभा के अंदर इसका खुलकर विरोध किया था और यही बात उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि तब कैसे तत्कालीन मंत्री प्रकाश पंत का यह कहना था कि इन बदलावों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, पहाड़ों में उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बनेंगे। लेकिन मनोज रावत ने उनसे पूछा था कि इन बदलावों से जमीनों की क्या खुली छूट का दरवाजा नहीं खुल जाएगा। मनोज रावत आरोप लगाते हैं कि जमीनों की लूट का दरवाजा पहले भाजपा सरकार ने 2018 में खोला, तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर एक पाप किया और उसके बाद 2022 में धामी सरकार ने बड़े ही गुपचुप तरीके से एक और महापाप कर दिया, इसके एक क्लॉज को हटाकर। लेकिन वो क्लॉज या फिर धारा क्या थी? मनोज रावत का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने 12 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीद की छूट दे दी थी, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी कि 2 साल के अंदर जिस प्रायोजन या फिर जिस उद्देश्य या फिर जिस लक्ष्य के लिए आप जमीन खरीद रहे हैं या फिर जमीन ले रहे हैं उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। ये धारा 143 क जोड़ी गई थी। इसी क्लॉज को यानी कि धारा 143 क को धामी सरकार ने हटा दिया और बड़े गुपचुप तरीके से हटाया। और अब सीएम साहब कहते हैं कि जिन्होंने शर्तें पूरी नहीं की होंगी उनकी जमीनों को सरकार में निहित कर लेंगे, लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं वो कि कैसे करेंगे। ऐसे अमेंडमेंट के कई विधेयक सरकार गुपचुप तरीके से ले आए। मनोज रावत ने मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के पास की जमीन को लेकर के भी एक खुलासा किया है। उनका कहना है कि पार्क स्टेट की 422 एकड़ की जमीन है, जिसमें 172 एकड़ यूपी पर्यटन विभाग के पास थी। इसमें से 142 एकड़ जमीन जो कि 762 बीघा होती है, इतनी जमीन सरकार ने 1 करोड़ सालाना के किराए पर एक प्राइवेट कंपनी को साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के नाम पर दे दी। इस जमीन का सरकारी रेट अगर देखें तो सरकारी रेट से इसकी कीमत 2757 करोड़ रुपए और बाजार मूल्य इसका 10 गुना ज्यादा होगा। यानी कि खरबों की जमीन को मात्र 1 करोड़ सालाना के किराए या फिर लीज पर 15 साल के लिए धामी सरकार ने दे दिया। इसके साथ ही 58 हरिद्वार के मामले और 53 पौड़ी के मामलों की लिस्ट भी उन्होंने दिखाई जहां पर जमीनों को दिया गया सरकार के द्वारा। वो भी ये बताते हैं कि 35% ही सिर्फ ये जानकारी है, इसके अलावा न जाने कई जमीनें ऐसी होंगी जिनका पता ही नहीं है। और इसके बाद सरकार की नजरें अब केदारनाथ विधानसभा की चोपता की जमीनों पर भी है, ये भी उन्होंने कहा। भू कानून और जमीनों को लेकर के मनोज रावत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बम फोड़ा है और अगले ही दिन उनके नाम की विधिवत घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। अब देर रात को भाजपा ने भी पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बना ही दिया है। उधर उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी भी तांडव रैली के बाद काफी जोश में है। उन्होंने भी डॉक्टर आशुतोष भंडारी को टिकट दे दिया। साथ ही पत्रकार त्रिभुवन चौहान भी केदारनाथ के इस उपचुनाव में चुनावी मैदान में मौजूद हैं। अब अगली नजरें कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत पर भी होनी चाहिए, लेकिन पहले इन कैंडिडेट्स का प्रोफाइल देख लेते हैं जिनकी घोषणा हुई है।
आशा नौटियाल ये बीजेपी की सीनियर लीडर्स में से एक है। वो 2 बार केदारनाथ से विधायक भी रह चुकी हैं। साल 2002 में और 2007 में विधायक रही। 2012 में आशा नौटियाल 2300 वोटों से हार गई थी। 2017 में वो निर्दलीय लड़ी और तीसरे नंबर पर रही और 2022 का चुनाव वो लड़ी नहीं थी। शायद इसी का ही नतीजा कि इस बार उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। और आशा नौटियाल ने दावेदारी भी बड़ी शालीनता के साथ की थी। कोई शोर शराबा नहीं था, हो हल्ला नहीं था। अनुशासन में भी लगता है कि उनके काम अनुशासन भी आ गया। कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया है। मनोज रावत पेशे से पत्रकार रहे हैं। साल 2017 में वो केदारनाथ का चुनाव लड़े थे और जीते थे। कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे। मनोज रावत 2022 के विधानसभा चुनाव को हार गए थे और उसमें भी वो तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार फिर से मनोज रावत चुनावी मैदान में कांग्रेस के सिंबल पर हैं। यूकेडी से डॉक्टर आशुतोष भंडारी को कैंडिडेट बनाया गया है और पत्रकारिता करने वाले त्रिभुवन चौहान भी इस चुनावी मैदान में हैं। ये फिलहाल वो कैंडिडेट्स हैं जो हैं ही। अब बीजेपी कांग्रेस की साख वाली इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। कुलदीप रावत 2 बार केदारनाथ से निर्दलीय चुनाव लड़े और दोनों ही बार उन्होंने दमखम दिखाया, दूसरे नंबर पर रहे। क्या इस बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी ने उन्हें मैनेज कर लिया है, ये भी देखने वाली बात होगी। और दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत जिस तरह से दावेदारी कर रही थी, उनका खूब हो हल्ला मचा हुआ था, लेकिन टिकट वो ला नहीं पाई। उनके भी बयानों से लगता है कि वो भी फुल तैयारी में थी। तो क्या शैला रानी रावत का नाम लेकर वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में जाकर जनता से समर्थन की मांग करेंगी या फिर बीजेपी ने उन्हें भी मैनेज कर लिया? इसी से ही, इन दो से ही इस चुनाव के आगे का रास्ता तय होना है। बाकी जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर मुद्दे पर बात करते जाएंगे। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है बीजेपी कांग्रेस के इन कैंडिडेट्स को लेकर के? आपकी नजर में कौन जिताऊ कैंडिडेट आपको लगता है और लड़ाई किस तरह से केदारनाथ विधानसभा के अंदर लगती है? उसमें यूकेडी भी शामिल है, निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल है और बाकी अब आगे जो नाम आते जाएंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इन नामों को लेकर के आपका क्या कुछ कहना कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। और मनोज रावत ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने गंभीर हैं उनको लेकर के भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।